हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका 2 दिन के गैप के बाद। 2 दिन वीडियो नहीं आई, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा पीएचडी के अपने काम से बाहर गया था। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपके आईएएस के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, जो आने वाला यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे क्योंकि इसमें जो है बेसिक चीज़ें दी गई हैं तो उनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, सीआरआर नकद जमाओं के रूप में बैंकों द्वारा स्वयं के पास रखी गई कुल निवल मांग और म्यादी देयताओं का एक अंश है। तो जैसा कि आपको पता होगा ये खुद के पास नहीं स्वयं के पास नहीं रखा जाता, ये रखा जाता है आरबीआई के पास। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, एसएलआर निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में आरबीआई के पास बैंकों द्वारा रखी गई कुल निवल मांग और म्यादी देयताओं का एक अंश है। और ये उल्टा दे दिया है। ये क्या होता है, आरबीआई के पास नहीं रखा जाता, ये रखा जाता है स्वयं के पास, एसएलआर जो है रखा जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, सीआरआर और एसएलआर तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ का भाग है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये एलएएफ का भाग नहीं है। एलएएफ का भाग जो है वो क्या है, वो रेट जो होती है ना, जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वो एक तरह से तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ का भाग है, ना कि एसएलआर और सीआरआर। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, मुद्रा अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। मुद्रास्फीति के जरिए ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अपस्फीति के जरिए होता है बिल्कुल ऐसा। दूसरा स्टेटमेंट है, मुद्रास्फीति की दर में कमी है। तो ये भी बिल्कुल राइट है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर में कमी ही एक तरह से अपस्फीति के रूप में जानी जाती है। मुद्रा अपस्फीति के रूप में दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हाल ही में गिरावट का निम्नलिखित में से किस संकेतक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो किस चीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का, जो कच्चे तेल का कीमत है उनके द्वारा? तो ये पड़ता है आपका, इसे याद कर लें, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई, होल प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और जो महंगाई दर एक तरह से मापी जाती है, वो आपकी मापी जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो ये 2 पॉइंट आप याद कर लें, इसमें से अच्छे क्वेश्चन है, ये बेसिक हैं, आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने वाले गुणात्मक उपकरण हैं? आरबीआई द्वारा कौन-कौन से नियंत्रण के लिए कौन-कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती हैं? तो खुला बाजार क्रियाएं, रेपो रेट, मार्जिन निर्धारण न्यूनतम सीमा और क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी। तो आपको पता होगा ये साख निर्माण को नियंत्रित करने वाले गुणात्मक उपकरण की बात चल रही है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें से जो आ जाता है आंसर वो है आपका तीसरा और चौथा, यानी कि न्यूनतम सीमा, मार्जिनल निर्धारण और क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी। और ये बाकी जो 2 हैं आपके, वो आपके तरलता को एक तरह से निर्धारण करते हैं। तरलता को, बाजार में कितनी तरलता होगी, ये चीजें बताती क्या है, खुले बाजार की क्रिया है। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो होती हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भुगतान बैंक, देख लें पॉइंट, भुगतान बैंक द्वारा किया जा सकते हैं? भुगतान बैंक द्वारा क्या क्या होता है? पहला आपका चालू जमा खाता खोलना, मांग जमा खाता खोलना, एनआरआई जमा खाता, एनआरआई जमा स्वीकार करना और बीमा का वितरण और उपयोगिता बिलों का भुगतान। तो इसमें से जो आंसर है वो है आपका पहला, यानी चालू जमा खाता खोलना। और आपका तीसरा एनआरआई का जमा स्वीकार करना। और आपका पांचवा उपयोगिता बिलों का भुगतान। और इसमें बीमा का वितरण ये शामिल नहीं है और मांग जमा खाता ये शामिल नहीं है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना, आ जाते हैं ये क्वेश्चन कभी का। आंसर हो जाता है 1, 3, 5 यानी कि बी।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में, यह एक विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निरूपित करता है। तो आपको पता है ये जो एक तरह से परिभाषा दी गई ये आपकी जीडीपी की है, ना कि जीएनपी की, क्योंकि जीएनपी में तो बाहर के जो हमारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं वो भी संभाला जाता है और यहाँ के जो बाहर के लोग हैं उसको घटा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ये जीडीपी की परिभाषा दी गई है यहाँ पर, ना कि जीएनपी की। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सदैव सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक होता है। ये कोई जरूरी नहीं है अधिक होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने वहाँ विदेशों में कितना कमाया और यहाँ पर विदेशियों ने हमारे भारत के अंदर कितना कमाया, उसमें से जो बचेगा उस पर डिपेंड करता है ये। तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर होता है इसका 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सीमांत श्रमिक कौन माने जाते हैं? सीमांत श्रमिक एक्चुअल में कहते किन्हें हैं? तो सीमांत श्रमिक के बारे में थोड़ा सा जान लें। सीमांत कृषि तो आपने सुनी होगी, जिनकी 1 हेक्टेयर भूमि से जो कम होती है वो सीमांत जो है कृषक होते हैं। लेकिन सीमांत श्रमिक कौन होते हैं वो देख लें थोड़ा सा। वे श्रमिक जो 1 वर्ष में 6 महीने से कम काम करें, यानी 6 महीने से जो कम कार्य कर रहा है वह हो जाता है सीमांत श्रमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया टर्म्स है, इसे अच्छे से ध्यान में रखें, आ सकता है कभी भी पीछे से आईएएस में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं व्यक्ति बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर सकती हैं? पहला है आपका सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, डाकघर, एनबीएफसी, एमएफआई या एनबीएफसी एनडी, सेवानिवृत्त शिक्षक। तो इनमें से कौन कौन कार्य कर सकते हैं? ये सभी संस्थाएं व्यक्ति बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आपको, इसे देख लें अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का गठन करते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और वानिकी। तो इनमें से कौन कौन है? तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पशुपालन और मत्स्य पालन होगा और ये खनन और वानिकी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों के चारों ही आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि ये एक तरह से देखिए मछली आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं जमीन में से एक तरह से। पशुपालन के लिए आपको कोई भी अन्य चीज़ की जरूरत नहीं, केवल उसका पालन करना है, ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। खनन क्या कर रहे हैं आप? जमीन से एक तरह से खनन कर रहे हैं डायरेक्टली। और वानिकी यानी वो भी जमीन से जुड़ी हुई है डायरेक्टली। तो ये अपने आप में हो जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है आईएएस में, शायद 2013 या 14 में ये आया था। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, पीसीएस में फिर से आ सकता है। और आईएएस में भी आजकल 1-2 क्वेश्चन दोबारा से आने लग गए हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे ही सही हैं। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? यानी प्राथमिकता क्षेत्र कौन से हैं जो वाणिज्यिक बैंक जिन्हें ऋण देती है? आवास के लिए, शिक्षा के लिए, निर्यात ऋण या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। तो ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक जिन्हें ऋण देती है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें, आ सकता है ये कभी भी। आवास, शिक्षा, निर्यात ऋण, निर्यात के लिए ऋण और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी। आपको थोड़ा सा जानकर ऐसा लगेगा कि प्राथमिक में नहीं होगा, ये प्राथमिकता में, सॉरी। तो इसमें आंसर हो जाता है सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको पता है निरंतर वीडियो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और आ जाते हैं। तो देखते रहें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें एग्जाम मेड इजी। धन्यवाद।